बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 12th लेक्चर, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, विच इंक्लूड सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन टेक्निक। और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस इंटरफेसेस, और मजीद अगर आप में से किसी का कोई लास्ट लेक्चर मिस हुआ हुआ है तो डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन है इसकी वीडियो की, उसके अंदर तमाम लिंक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप 9 कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट में से तमाम लेक्चर्स, मिसिंग लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो वर्ड है मल्टी, कुछ लोग इसको मल्टाई बोलते हैं, तो इट्स ओके, इट्स द सिंपली अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट, तो दैट्स बोथ द वर्ड्स आर ओके। सिंगल यूजर, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर जो है ये, इसका नोमेनक्लेचर बहुत हेल्पफुल है फॉर इट्स लर्नर्स, क्योंकि जो इसका नाम रखा जाता है वो इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस कर रहा होता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक ही शख्स हो, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन एट अ टाइम इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसको एक वक्त के अंदर कोई एक उसको कोई एक ही इस्तेमाल कर सकता है। It allows a single user to log in and use the computer at a time. It is easy to use. इस एक वक्त के अंदर कोई एक ही इसके ऊपर लॉग इन हो सकता है और इसको इस्तेमाल करना आसान है। रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, मैं इन द लास्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने रिसोर्सेज डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस और ये तमाम चीजें, इंटरनेट वगैरह आ जाते हैं। आर नॉट शेयर विद द कंप्यूटर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी ये चीजें बाकियों के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है जी। इट इज यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स, जिसके अंदर लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और पीसीज, स्टैंड अलोन सिस्टम्स, डेस्कटॉप आ जाते हैं। यूजर कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, लाइक ये मल्टीटास्किंग करता है, मल्टी यूजर नहीं है पर मल्टीटास्किंग करता है। एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा काम इसके ऊपर किए जा सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस। ये एज कंपेयर टू मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका साइज छोटा होता है मेमोरी के अंदर और ये सस्ता होता है। Some examples of single user operating system are Windows 95, Windows XP, Windows 7 और Windows 10 भी single user operating system है। Moving towards multi-user operating system. Multi-user operating system that allows many users, तो अगर वो एक से ज्यादा यूजर्स को अलाउ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। टू यूज अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम इज नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है जी, ये एक वक्त के अंदर वो क्या करता था, एक वक्त के अंदर सिर्फ किसी एक को अलाउ कर देता लॉग इन के लिए। ये क्या करता है, मैनी यूजर्स टू लॉग इन टू अ सिंगल बिग कंप्यूटर एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। एक वक्त के अंदर एक ही कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ लोग लॉग इन होते हैं यूजिंग इंटरनेट और यूजिंग अ लोकल नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि एक ही कंप्यूटर के साथ 5-5, 6-6 माउस लगे हुए हैं और 10-10 कीबोर्ड लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क के ऊपर सर्वर जिसको आप कहते हैं, वो आगे इंशाल्लाह हम फर्दर डिटेल्स के अंदर जब जाएंगे कंप्यूटर्स की, फिर आपको अंदाजा होगा। तो एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा लोग इसको लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद इट शेयर्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर विद अदर यूजर्स ओवर द नेटवर्क। तो ये अपनी हार्ड डिस्क, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह सब कुछ शेयर भी करता है। इट इज यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम्स। ये मिनी कंप्यूटर्स जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर्स एंड शेयर फाइल्स, और यूजर्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से चीजें भी शेयर कर सकते हैं। पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वी हैव डिस्कस दिस वर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, is responsible for assigning and managing user names and password। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा प्रधान होता है और वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है कि यूज़र कौन कौन उसके नाम क्या क्या होंगे और कौन कौन यूज़र क्या क्या कर सकता है, पासवर्ड वगैरह असाइन करना, डिलीट, क्रिएट, एडिट करना, इन सबको। इट रिक्वायर्स अ पावरफुल CPU एज कंपेयर टू द कंप्यूटर्स फॉर सिंगल यूजर्स। ये कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब कंप्यूटर किस तरीके से जज करेंगे आप, कैसे पता लगेगा कि ये कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है, मतलब वो ज्यादा लंबा चौड़ा होगा और उसके मसल्स ज्यादा होंगे? नहीं, इसके रिसोर्सेज स्ट्रांग होंगे। लाइक इसकी मेमोरी ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक पावरफुल कंप्यूटर है, और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है। तो मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह, ठीक है, और एक वक्त के अंदर उसकी शेयरिंग कैपेबिलिटी वगैरह, ये चीजें बताएंगी कि ये कंप्यूटर कितना पावरफुल है।
CPU, लार्ज मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव्स लिखा हुआ है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, जिसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। टाइम शेयरिंग क्या है, ये भी हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। विंडोज एंटी, यूनिक्स, लाइनक्स आर पॉपुलर मल्टी यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज जिसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स आ जाएंगी: बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच कहते हैं ग्रुप को, ठीक है। जैसे अगर आप लोग 9th के अंदर हैं तो आपसे कोई पूछेगा आपका कौन सा बैच है, तो आपका बैच होगा 2022-2021, ठीक है। 20 से लेकर 2020-2021 तक आप लोगों ने 9th को पढ़ा, तो आपका वो बैच कहलाया, आपका ग्रुप कहलाया, आपकी क्लास कहलाई, ठीक है। इन अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है कि हम जॉब्स से मुराद क्या है, वो काम जो कंप्यूटर ने करने हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उनको एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ग्रुप को बैच कहते हैं। उसको कोई नंबर दे दिया जाएगा व्हाटसोएवर एंड द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स देम वन बाय वन। अब क्या करता है कंप्यूटर, जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होता वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करता। जैसे बस के अड्डे के ऊपर ना बस खड़ी हुई होती है, तो क्या होता है कि जब तक बस भरती नहीं है तब तक बस चलती नहीं है। हाँ, मैं डेवो वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो कि टाइम के मुताबिक चल रही होती है, उसका प्रोसेसिंग जो टेक्निक है वो डिफरेंट है। नॉर्मली जो नॉर्मल एक लोकल बस की प्रोसेसिंग टेक्निक होती है वो ये होती है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स वो फिल करता है, और जब नंबर ऑफ पैसेंजर्स उसके फुल हो जाते हैं तो उसके बाद वो गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। गॉट इट। इसी तरीके से बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि जब तक उसके पास नंबर ऑफ जॉब्स, दैट कैन बी एनीथिंग, अभी हम जॉब को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि वो काम कैसे करता है, वो उस वक्त तक प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करता जब तक उसके पास तमाम सीट्स, तमाम अवेलेबल लिमिट उसकी पूरी नहीं हो जाती। Alright, when the computer jobs terminates, the computer automatically loads the next job and start executing it. जब वो उसका, अब वो पूरे बैच को ले लेता है, उसके बाद एक एक करके सबको रन करना शुरू करता है। एक जॉब खत्म होती है उससे अगली वाली ले लेता है, उसको खत्म करता है तो उससे अगली ले लेता है, और उसके बाद जब वो सारी जॉब्स को रन कर लेता है फिर देखता है क्या नेक्स्ट बैच रेडी है। अगर नेक्स्ट बैच रेडी नहीं तो वेट करता है बैच पूरा होने का, और अगर नहीं बैच रेडी होता, अगर बैच रेडी हो जाता है तो उसको लेकर इस्तेमाल करना इसी तरीके से शुरू कर देता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेटली इंप्रूव द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और इसकी वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा बेहतर हुआ। अच्छा जी, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर सुटेबल फॉर टास्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज टू बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये ऐसी जगहों के ऊपर ज्यादा सुटेबल होता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक तो काम करना हो, दूसरा बार बार करना हो, और एक जैसा काम करना हो, तो वहां पर बैच बना लिए जाते हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर वो आप लोगों के नए आईडी कार्ड्स बनाने के लिए क्या करते हैं, कैमरामैन आता है, तो वो क्या कहते हैं, पूरे बैच को बुलाते हैं। क्लास 1 आ जाए, क्लास 2 आ जाए, क्लास 3 आ जाए, 7A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, ठीक है। वो पूरे बैच को बुला रहे होते हैं। पूरा बैच आता है, वो सबकी तस्वीर खींचते हैं, उसके बाद एक बैच चला जाता है, तो दैट विल बिकम मोर मैनेजेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं, बजाय इसके कि सबको इकट्ठा भेज दिया जाए, वहाँ पर रश लग जाए और भगदड़ मची हुई हो। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अब देखो काम एक तो बहुत ज़्यादा था, बार बार करना पड़ रहा था और एक जैसा था, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। जैसे इन क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम, ऑल द डाटा ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर इज कलेक्टेड एंड हेल्ड अंटिल प्रोसेस्ड एज अ बैच एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल। जब आपने क्रेडिट कार्ड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, दैट्स नॉट आवर टॉपिक, तो वो भी इसी तरह का काम होता है कि वो सबका डाटा ले लेते हैं, और जब उनका जो भी उन्होंने टाइम पीरियड रखा हुआ है, वीक, मंथ, तो उसके बाद उन सबको ठीक कर लिया जाता है उनको। As another example is in examination report card system, all the data of students examinations is collected and processed as a batch for printing report cards. तो वो उसको बैच के तौर पर उनकी रिपोर्ट्स निकाली जा रही होती हैं, लाइक बायो वालों के कार्ड्स निकाल दें, फिर कंप्यूटर वालों के निकाल दें, या सेशन वाइज कर लें, लाइक इस सेशन के क्लास वाइज कर लें, तो वो भी बैच प्रोसेसिंग है, क्योंकि काम एक जैसा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी फोटोग्राफ्स की, फोटोग्राफ्स और एग्जाम्स वाली बात, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम वाली बात एक जैसी ही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम।
टाइम शेयरिंग सिस्टम के ऊपर भी नाम आया था टाइम शेयरिंग, जैसा नाम है वैसे इसका काम होगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल यूजर्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन अ लार्ज स्केल कंप्यूटर। एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर के ऊपर एक ही वक्त के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं मुख्तलिफ लोग, पर क्या है, कंप्यूटर तो एक ही है और उसका प्रोसेसर भी एक ही है। तो अब क्या किया जाता है कि वो टाइम शेयर कर देता है दरमियान में। टाइम शेयरिंग से क्या मुराद है कि वो कुछ देर के लिए एक यूजर का काम करता है, फिर कुछ देर के लिए दूसरे यूजर का काम करता है, फिर कुछ देर के लिए तीसरे यूजर का काम करता है, और ये सारा कुछ इतनी तेजी से कर रहा होता है कि हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारा ही काम कर रहा है, जबकि वो सबका काम कर रहा होता है। क्योंकि कंप्यूटर एक वक्त में काम तो सिर्फ एक ही करेगा, पर क्या है कि वो इतनी स्पीड के अंदर दरमियान में स्विचिंग करता है कि हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारा कर रहा है, जबकि वो टाइम शेयर करके कर रहा होता है। अब इसको पढ़ के देखते हैं। इट अलाउज मैनी यूजर्स टू हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर। ये क्या करेगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा, एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, एक ही वक्त के अंदर कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं। इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज स्विच्ड रैपिडली। Central processing unit is switched rapidly between the program so that all the user programs are executed simultaneously. वो दरमियान में जंप करके थोड़ा सा काम इसका किया, थोड़ा सा काम उसका किया, थोड़ा सा काम उसका किया। स्विच करना, इसको कहते हैं स्विच करना। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ऊपर जंप करता जाता है, स्विच करता जाता है, सबका काम करता जाता है, और सारे के सारे काम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त के अंदर चलते हुए नजर आ रहे होते हैं। और आपको अगर पता हो कि मैंने आपसे पूछा था कि P4 बहुत पुराना, आज से 10, 15, 16 साल, 18 साल पुराना कंप्यूटर जो है वो एक सेकंड के अंदर कितने काम करता है, तो वो था कोई 7 to 9 मिलियन इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड। तो जस्ट इमेजिन कि एक पावरफुल कंप्यूटर, वो क्या था, एक स्टैंड अलोन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूजर कंप्यूटर था। अब हम बात करते हैं आज के दौर के मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो उसकी कितनी ज्यादा पावर होगी उसकी। तो अगर वो मिलियंस है तो ये तो 100 and thousands of billions के अंदर होगी उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो उसके लिए ये काम करना बहुत आसान है, और हमें ये फीलिंग देना कि वो सिर्फ हमारा काम कर रहा है और बहुत स्पीड में कर रहा है, बहुत आसान है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सपोर्ट टाइम शेयरिंग। देखा, मिनी और मेन फ्रेम में इस्तेमाल होता है, ये माइक्रो में इस्तेमाल नहीं होता। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें टाइम शेयरिंग नहीं होती। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस सच एज एयरलाइन, बैंक, होटल्स, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, वेयर मेनी यूजर्स नीड एक्सेस टू द सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। जैसे एक ही काम, जैसे फेसबुक के ऊपर एक वक्त के अंदर कितने लोग काम कर रहे होते हैं, हर बंदा अपनी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहा होता है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई तस्वीर लगा रहा है, कोई वीडियो लगा रहा है, वो सारे के सारे काम आपको लग रहा होता है कि सिर्फ आपके ही हो रहे हैं, पर वहाँ पर फेसबुक का एरिया वाइज, रीजन वाइज एक सर्वर मौजूद होता है, और उस सर्वर के अंदर इतनी पावर होती है कि वो इतनी स्पीड में काम कर रहा होता है कि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही काम हो रहा है। For example, hundreds of students access the university mainframe computer at the same time and they run different programs in a time-sharing system in interactive mode. जैसे मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो एक ही वक्त के अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं अलग-अलग, और उनको फीलिंग आती है कि सिर्फ उन्हीं का काम चल रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, जबकि वो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। पर अगर वो सारे के सारे एक ही काम सारे इकट्ठे शुरू करने लग जाएंगे ना, तो एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद कहते हैं जी सर्वर डाउन हो गया है, या उर्दू के अंदर कहते हैं सर्वर बैठ गया है। ठीक है, ये सर्वर कोई आदमी नहीं है, ये वो कंप्यूटर है जो कि ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है और मल्टी शेयरिंग को, मल्टी यूजर सिस्टम उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। I'm expecting a lot of questions from you people. Whoever is listening, उसके जहन में जो सवाल होंगे प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे मैसेज करके, दोज हु हैव माय नंबर, माय कांटेक्ट, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, अदरवाइज आपका इतना लंबा लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों के अंदर। और रियल टाइम सिस्टम की तरफ आते हैं। रियल टाइम यानी कि जो करंट मौजूदा हालात की आपको इंफॉर्मेशन दे, दैट इज रियल टाइम। Got it? Real-time operating system must process information and produce a response within a specified time. Specified time यहाँ पर बहुत थोड़ा सा टाइम है, करंट वैल्यू आपको ये देगा। These operating systems are developed for special applications. खास जगहों के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, जिसके अंदर these are used to control industrial processes such as oil refining,
real-time operating systems are used to supply immediate response within time, limited time. For example, a measurement from an oil refinery indicating the temperature are getting too high might demand quick response to avert an explosion. वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंडस्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जहाँ पर उनके कुछ अलार्म सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, या जो आपको बता रहे हैं कि किस किस चीज़ की, प्रेशर की, टेम्परेचर की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, और जैसे ही कोई ख़तरनाक वैल्यू आती है तो आपको अलार्म बीप कर जाता है और वो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये ख़तरनाक है, ताकि आप उस ख़तरे को भांप सकें। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्रेशर ऑयल का बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उसके कोई रेमेडी करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें ताकि कहीं एक्सप्लोजन वगैरह ना हो जाए। देयर आर नंबर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिलिट्री एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स। मिलिट्री वाले भी बहुत ज़्यादा इस तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आप लोगों के पास एक कैमरा होता है जिसके आगे से अगर कोई चीज़ गुजरे तो वो तस्वीर खींच लेता है। अब तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप हुई उसके अंदर कि अगर आगे से कुछ गुजरा है फौरन उसने रिस्पॉन्स दिया और तस्वीर ले ली या वीडियो बना ली या जो भी है। तो मिलिट्री वाले ये भी कर सकते हैं कि कुछ खास इलाकों के अंदर इस तरह की चीज़ें, गन्स लगाते हैं कि जो अगर आगे से कोई चीज़ गुजरती है तो गन फायर कर देती है। तो इतना अलर्ट आपका हमारा सोल्जर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है वो इंसान है। तो इंसान हो सकता है कि एक वक्त के अंदर किसी एक जगह पर फोकस करे और कोई चीज़ उसकी आउट ऑफ फोकस हो जाए, पर कंप्यूटर इस तरह की गलती नहीं करता, तो लिहाजा कंप्यूटर ख़तरनाक है। एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर भी रियल टाइम लाइक स्पेस के अंदर कोई इस तरह का इवेंट होता है जिसको कॉन्टीन्यूसली देखना है कि 24 घंटे के अंदर या एक साल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। वैसे ये कम वक्त के लिए बनाया जाता है ना, तो इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं जहां पर आपने फौरन रिस्पांस जनरेट करना होता है। जैसे अब हमारे पास ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स, सिग्नल्स के ऊपर कैमरास लग गए, तो जैसे ही कोई शख्स वहां पर सिग्नल को ब्रेक करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी तस्वीरें खींचता है और वो हेड ऑफिस जाते हैं, हेड ऑफिस वाले उसको चेक करके उस शख्स को चलान उसके घर भेज देते हैं। ऑनलाइन चलान हो रहा है जी आपका, तो वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये भी लिखा हुआ है, मैनी सिटीज आर इंस्टॉलिंग रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट बिजी इंटरसेक्शंस। बिजी इंटरसेक्शन, बड़े बड़े चौक। गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस विल बी योर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास विंडोज़ है उसमें कैसे काम करते हैं, उसके बेसिक आइकन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक आइकन्स की फंक्शनैलिटीज़ के साथ फाइल और फोल्डर्स यानी कि मैनेजमेंट को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। थैंक यू।